दो वर्ड अपने माइंड की डिक्शनरी से बाहर निकाल दो, और वो कौन कौन से वर्ड हैं? एक डिफिकल्ट और एक इम्पॉसिबल। कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती और कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको MJPRU BSc थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, जो इस साल आने वाला क्वेश्चन है। रट लो, पक्का फंसेगा BSc थर्ड सेमेस्टर में। और केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो मैं डाल देता हूं हेडिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहला पॉइंट इस एक्टिवेशन एनर्जी में मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हमारे द्वारा दी गई होती है। ठीक है, ये हमारे द्वारा दी गई होती है ताकि जो अभिकारक अणु होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बना सकें। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल बड़ा मोस्ट है आपका। देखो एग्जाम्पल में क्या होता है, जब तक एग्जाम्पल आप नहीं समझोगे तब तक इस एक्टिवेशन एनर्जी को समझ नहीं पाओगे। भाई BSc है, BSc में शॉर्ट भी लॉन्ग बन जाता है, एक्सप्लेनेशन बड़ा ज़रूरी होती है। देखो मैंने इस बर्तन में कुछ वाटर लिया है, ठीक है, ये वाटर के मैंने मॉलिक्यूल माननी है, ये मैंने वाटर के मॉलिक्यूल मान रखे हैं। अब क्या होता है, सबके सब मॉलिक्यूल नॉर्मल है, वाटर के सब मॉलिक्यूल नॉर्मल है। भाई ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। अब क्या करते हो आप, पानी को गर्म कर दो साहब, मैंने पानी को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, हीट दे रहा हूँ पानी को मैं। हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो पानी को हीट दो, तो दे में हीट, तो दे रहे हैं देखो हीट। तो अब ये बताओ मुझे, पानी कहाँ का पहले गर्म होगा? पानी यहाँ का, बीच का पानी गर्म होगा या फिर साइडों का पानी पहले गर्म होगा? क्या मानना है आपको, बताओ जरा, कहाँ का पानी पहले गर्म होगा? या तली का, या फिर ऊपर वाले भाग का? तो सबसे पहले देखो वाटर जो है ना, वो पहले ये तली गर्म होगी, यानी कि बॉटम गर्म होगा, फिर साइडें गर्म होंगी, उसके बाद बीज वाले अणु गर्म होना शुरू होते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर कि जब आप हीट दे रहे हो तो ये साइड वाला जो अणु होता है, ये वाले जो अणु आप देख रहे हो, ये गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद क्या होते हैं, बड़ी तेजी से क्या होते हैं, भागते हैं ऊपर की ओर को। ये कहाँ पहुँच गए, इसके पृष्ठ पे पहुँच गए, क्योंकि इनके पास क्या हो गई, एनर्जी ज़्यादा हो गई। क्योंकि जब आप पानी को हीट दोगे तो पहला जो वाटर होगा वो ये साइड वाला गर्म होगा नहीं होगा? तो जैसे आप हीट दे रहे हो, तुरंत इस मॉलिक्यूल ने, जो यहाँ पे अणु होगा, उसने एनर्जी यानी कि हीट एब्जॉर्ब की और बड़ी तेजी से कहाँ भागा, पृष्ठ की ओर भागा। अब जारिया भागे, अब जैसे ही भागे पहुँचता है पृष्ठ पे, तो ठीक इसके स्थान पे यहाँ से जो नॉर्मल अणु होता है वो उसका स्थान ले लेता है। वो भी गर्म होना शुरू हो जाते हैं, और वो भी फिर भागे कहाँ पहुँचते हैं, पृष्ठ पे। और इस तरह पूरे का पूरा पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब इसमें दो प्रकार के अणु हो गए। कौन कौन से अणु हो गए? एक तो अणु हो गया मेरे पास सामान्य अणु, ठीक है, और दूसरा अणु मेरे पास हो गया सक्रिय अणु। कौन सा हो गया? सक्रिय अणु। अब सक्रिय अणु कौन सा, वो आपको बताना है। भाई सक्रिय अणु कौन सा है, ठीक है, मेन पॉइंट है, मेन चीज ये है आपके पास सक्रिय अणु। और यही सक्रिय अणु कौन सा है, जिसको आपने बाहर से ऊर्जा दी है, जिसके पास बाहर की ऊर्जा है। अभी बीज वाले अणु है, गर्म नहीं होंगे, बाद में गर्म होंगे, लेकिन इस साइड वाले जो अणु हैं वो पहले गर्म हो गए। अब इनके पास जो आपने ऊर्जा दी है बाहर से, वही कौन सी ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है। तो वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हुआ? यानी कि जो ऊर्जा आपने दी है वो अणु ने ग्रहण कर ली और अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बना देगा। यानी कि सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा होती है जिसके द्वारा अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं। मैं लिखने वाला हूं यही परिभाषा यहाँ पर, यार एक सिंपल सी परिभाषा है यार। तो वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को, जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में, काय में, प्रोडक्ट में, जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, बदलने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, क्या होती है? आवश्यक होती है। क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है
सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सो कैसे करते हो इसे आप भाई, इसे EA से दर्शाते हैं, E फॉर एनर्जी और A फॉर एक्टिवेशन, इसे EA से दर्शाते हैं। और ये बड़ा इजी टॉपिक होता है, कोई टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बड़ा इजी टॉपिक होता है, बस आप पढ़ो तो इसको, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मिला देता हूँ मैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के संबंध में कुछ तथ्य, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पहला फैक्ट क्या होता है? पहला फैक्ट ये होता है कि भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक अणु, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारकों के सभी अणु भाग नहीं लेते, केवल सक्रिय अणु अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। सक्रिय अणु कौन से हैं? जिनके पास ये वाली ऊर्जा होती है। सक्रिय अणु कौन से होते हैं? जिनके पास ये वाली ऊर्जा होती है, यानी कि जो हमने ऊर्जा दी है वो होती है, ठीक है, वो अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, सभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु, अभिकारकों के सभी अणु, कारकों के सभी अणु, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सभी अणु, ठीक है, भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कौन से अणु भाग लेते हैं? सक्रिय अणु, सक्रिय अणु अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। सक्रिय अणु अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। अब सक्रिय अणु जिनके पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है, ठीक है, वो होते हैं आपके पास सक्रिय अणु। तो सक्रिय अणु की ऊर्जा ज़्यादा होगी या फिर सामान्य अणुओं की ऊर्जा ज़्यादा होगी? जरा बताओ, दिमाग लगाओ, सक्रिय अणुओं की ऊर्जा ज़्यादा होगी या फिर सामान्य अणुओं की ऊर्जा ज़्यादा होगी? तो भाई सक्रिय अणुओं की ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने उसको हीट दिया है, पहले पानी साइडों वाला गर्म हुआ है, वही अणु कैसे होंगे? सक्रिय होंगे, ठीक है। तो सक्रिय अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो सामान्य अणुओं से अधिक होती है। सक्रिय अणुओं की ऊर्जा, सक्रिय अणुओं की ऊर्जा सामान्य अणुओं से अधिक होती है, सामान्य अणुओं से अधिक होती है। ध्यान देना जरा, सक्रिय अणुओं की ऊर्जा, जो ये सक्रिय अणु हैं जिनको आपने ऊर्जा दी है, उनकी ऊर्जा सामान्य अणुओं से कैसी होती है यार? अधिक होती है। अरे अधिक होती है, हाँ भाई अधिक होती है। और इसी अधिक ऊर्जा को आप क्या बोलते हो? सक्रियण ऊर्जा कहते हो, यानी कि इसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, इसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। अब बात यह आती है, जो ये बीज वाले सामान्य अणु होते हैं, ये कहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त करते हैं? अब दिमाग लगाओ ज़रा यार, ये कहाँ से प्राप्त करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी? तो ये करते हैं टक्करों से। कैसे करते हैं? टक्करों से करते हैं, यानी कि सामान्य अणु टक्करों से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि अणु भागा जा रही है ऊपर को, अणु क्या हो रही है? भागा जा रही है ऊपर को, तो बीच में टक्करें होंगी, और जहाँ टक्करें होती हैं वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? अपने आप बढ़ जाता है। जहाँ टक्करें होती हैं वहाँ अभिक्रिया का वेग और टेम्परेचर दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? बढ़ जाता। तो सामान्य अणु जो होते हैं वो टक्करों से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मैं ये पॉइंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इस करके इसको। थर्ड नंबर है मेरे पास, सामान्य अणु टक्करों से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ध्यान देना जरा, प्राप्त करते हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है, पूरा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। सामान्य अणु टक्करों से क्या करते हैं? सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, याद कर लेना ठीक से। इसके बाद अगर मैं फोर्थ नंबर लूं तो फोर्थ नंबर ये होता है इसका, अभिक्रिया का जो वेग होता है इन्हीं सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड करता है। सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती रहती है, सक्रिय अणुओं की संख्या क्या होती है? लगातार बढ़ती रहती है, और अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है? बढ़ता रहता है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी क्या होता है भाई? अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं की, काय की? सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर
करता है। बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट मेरे पास, अच्छा 5वां पॉइंट लेता हूँ मैं। 5वां पॉइंट इजी होता है। देखो, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने पर, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, अगर आप अभिक्रिया का ताप बढ़ाओगे ना तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये माना जाता है कि अगर आप अभिक्रिया का जो ताप है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता। ठीक है, ये बताया आर्हेनियस ने। आगे ये पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चीज़ को। तो अगर आप अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाती है। वो भी कितनी बढ़ जाती है, जब 10 डिग्री सेल्सियस आप ताप बढ़ाओगे, कितना 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। लगा लो, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। यार कितने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे अभिक्रिया का वेग उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो अभिक्रिया का वेग। तो यहाँ क्या होता है कि सक्रियण ऊर्जा अभिक्रिया के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आगे देखेंगे क्यों। सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अभिक्रिया के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी अधिक है तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लिख रहा हूँ मैं पॉइंट। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी अभिक्रिया के वेग के, अभिक्रिया के वेग के, ठीक है, अभिक्रिया के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखना पूरे का पूरा डेटा मैं क्लियर करवा दूंगा इसमें। एक्टिवेशन एनर्जी अभिक्रिया के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी अभिक्रिया के वेग के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग घट जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद एक सेकंड यानी कि 6 पॉइंट और मेरे पास आता है। ठीक है, और 6 पॉइंट ये होता है कि भाई देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली आवृत्ति क्या होती है। अगर आप देहली आवृत्ति की बात करोगे तो देहली आवृत्ति जो होती है वो भाई देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा क्या होती है, तो जो ये देहली ऊर्जा आती है वो देहली ऊर्जा हमेशा याद कर लो, वो होती है सामान्य अणुओं की ऊर्जा, सामान्य अणुओं की ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। लगा लो अंदाजा आप, सामान्य अणुओं की ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। यानी कहने मतलब यह है कि किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। तो देहली ऊर्जा किसके बराबर होती है, सामान्य अणुओं की ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। यानी कि कुल मिला के यह हुआ कि अभिक्रिया की टोटल एनर्जी तो हो गई, एक तो सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा बराबर कितनी हो गई तुम्हारे पास, देहली ऊर्जा हो गई। तो किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। बड़ा जरूरी है आपको ये भी जानना। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर किसी अभिक्रिया के लिए ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा को, किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देहली ऊर्जा कहते हैं। अब अगर यहाँ से आप इस सक्रियण ऊर्जा का मान निकालोगे तो जो ये प्लस में होता है सामान्य अणुओं की ऊर्जा, इसको आप ले जाओगे माइनस में, तो सक्रियण ऊर्जा बराबर हो जाएगा देहली ऊर्जा माइनस सामान्य अणुओं की ऊर्जा। अगर भाई BSc 3rd सेम में आप, इतना तो नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कि किसको किधर ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है आपस में। तो यहाँ तक का ले स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं आगे। अब पढ़ते हैं 7वां नंबर, और 7वां नंबर हमें ये बताता है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों की पहचान करते हो। अब बात ये आती है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसके होने पर एनर्जी उत्पन्न होती है भाई। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी क्या होती है, अवशोषित होती है, यानी कि एनर्जी ग्रहण होती है, एनर्जी एक्सेप्ट होती है। तो इन दोनों रिएक्शन की पहचान आप एक्टिवेशन एनर्जी द्वारा कर सकते हो। कैसे करेंगे, पढ़ते हैं विद ग्राफ के साथ। ठीक है, तो 7वां नंबर जो मेरे पास आता है इसका, वो 7वां नंबर आता है
7वां नंबर क्या है इसका, ठीक है 6 तो हो गया। 7वां नंबर क्या है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी से, एक्टिवेशन एनर्जी से, ठीक है, उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया का पता लगाया जा सकता है, जा सकता है। तो दोनों के दोनों ग्राफ मैं बनाने वाला हूं, ठीक है, उष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए भी और उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए भी। बस ध्यान से देखते रहना कैसा बनाऊंगा। अरे बड़ा इजी टॉपिक होता है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। देखो ये ध्यान देना, एक ग्राफ मैंने ये खींचा और भाई एक दूसरा ग्राफ मैंने ये खींचा, सेम टू सेम। ध्यान देना, 2 ग्राफ बनाने हैं मुझे दोनों रिएक्शन के लिए। तो देखो ये आता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये क्या है मेरे पास, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये भी क्या है मेरे पास, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखो ये लेता हूं मैं एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है इसका, पोटेंशियल एनर्जी। यहां भी लेता हूं मैं कौन सी एनर्जी, भाई पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर को पड़ेगी ये, ध्यान देना ऊपर को पड़ेगी ये। इसके बाद में देखो अब क्या होता है कि जो ये ग्राफ बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं उष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए, और ये वाला जो ग्राफ बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। कैसे पहचानोगे कौन सा ग्राफ किसका है, ध्यान देना जरा इस लाइन पे, ठीक है। एक ग्राफ मैं बनाता हूं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा, यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है वो होती है मेरे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब रिएक्शन जो होती है आपकी, वो रिएक्शन में मानता हूं, देखो ये है मेरे पास A + BC। अच्छा, दोनों ने यानी कि अभिकारक A और अभिकारक BC के बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन से क्या होगा, आपका बनेगा AB + C बाहर, हो गया। यानी कि ये मेरे पास अभिकारक है, ये मेरे पास क्या भाई, अभिकारक है। अब अभिकारकों को आपने एक्टिवेशन एनर्जी दी, अभिकारक अणु सक्रिय हुए, एक्टिव हुए और यहां आके डूब गए। डूब मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया, इसको बोलते हैं हिंदी में सक्रियत संकुल, या बोल दिया मैंने एक्टिवेटेड स्टेट बोल दिया मैंने उसको, ठीक है। यहां ये मैक्सिमम स्टेट आ गई इसकी, ठीक है। और ध्यान देना जरा, ये जो लाइन मैंने ली है, ये लाइन मेरी सबसे ये मैक्सिमम टॉप वाला है। तो यहां बन गया आपका एक सक्रियत संकुल, यानी कि अभिकारक अणु एक्टिवेशन एनर्जी लेकर एक सक्रियत संकुल बनाते हैं। यह अस्थायी होता है और तुरंत टूटकर क्या करता है, उत्पाद बनाता है। उत्पाद मेरे पास ये आ गया, ये है मेरे पास उत्पाद AB + BC, ठीक है। यहां देखो ये मेरे पास एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये देखो ये भी मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि यहां से मैंने यहां मान लिया इसको EA', क्या मान लिया मैंने इसको EA'। अब ये बताओ मुझे, इस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न हुई है या उष्मा शोषित हुई है? भाई मेरे ख्याल से तो उष्मा उत्पन्न हुई है। उष्मा क्यों उत्पन्न हुई है वो भी चेक कर लो। भाई आपने जितनी ऊर्जा दी है वो कम है, लेकिन जो आपको मिली है वो क्या मिली है, बहुत ज़्यादा मिली है। इसकी मतलब है यार, हमने अणुओं को एक्टिव करने के लिए जो ऊर्जा दी है वो कम दी है, लेकिन हमें क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। तो अभिक्रिया कौन सी होगी हमारे पास, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि हीट जनरेट हो रही है। भाई कितना अंतर हो रहा है ऊर्जा में, कितना अंतर हुआ भाई, ऊर्जा में अंतर हुआ मेरे पास कितना, ΔE। कितना अंतर हुआ मेरे पास, ΔE का अंतर हुआ ऊर्जा में। लो कितना अंतर हो गया, ΔE का अंतर हुआ। तो ये जो मेरे पास ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसका बना है, ये ग्राफ बना भाई मेरे पास, ये ग्राफ बना वो उष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए बना, यानी कि उष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का पोटेंशियल ग्राफ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को कि भाई उष्मा छेपी, पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, रिएक्शन, यानी कि उष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए, उष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। अब सो इसके लिए आता है, इसमें भी सेम। अब जब भाई उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो उष्मा, इसमें जो होगा उष्मा का शोषण होगा। अपोजिट कर दो इसको, ठीक। अपोजिट मतलब ये होता है कि यहाँ से आपको एक ग्राफ लेना है और सीधे ऊपर चले जाकर और यहीं टांग देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास प्रोडक्ट था A + BC क्या बना,
ए बी प्लस सी बाहर हो गया। तो जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी है वो है मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी है मेरे पास? एक्टिवेशन एनर्जी है। आपने एनर्जी बहुत सारी दी और उत्पाद बना भी। ये बन गया मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि सक्रिय संकुल। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सक्रिय संकुल। इसको बोल दिया मैंने एक्टिवेटेड स्टेट, एक्टिवेटेड स्टेट बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। अब क्या होगा? अब जब मेरे पास इसे एक्टिवेटेड स्टेट से, क्योंकि ये अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है, जैसे ही क्या होता है जब ये टूटता है यानी कि स्थायी होता है तो तुरंत उत्पाद बनेगा। उत्पाद बनेगा मेरे पास ए बी प्लस का सी बाहर हो जाएगा। लेकिन अब आप ये देखो कितनी ऊर्जा जो है हमारे मिलने वाली है। आपने इतनी सारी ऊर्जा दी लेकिन मिली कितनी सारी ऊर्जा आपको, वो देख लो। ये है मेरे पास ई ए डैश, ठीक है। तो भाई ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है और ऊर्जा मिल हमें कम रही है। इसका मतलब क्या कि अभिक्रिया कौन सी है हमारे पास? उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई, क्योंकि यहाँ पे उष्मा का शोषण हुआ, ठीक है। तो मैं इस लाइन को ले जाके एक बता देता है कि कितना एनर्जी में गैप हुआ। तो कितना गैप हुआ एनर्जी में भाई? हमारी एनर्जी में कितना गैप हुआ? चलो मैं इसको कुछ इस टाइप से शो कर रहा हूँ। एनर्जी में कितना गैप हुआ हमारी? वो हुआ डेल्टा ई का गैप, इतना गैप हो गया, ठीक है। यानी कि इतनी ऊर्जा आपने दी, मिली इतनी, तो बाकी ऊर्जा कहाँ गई? तो वो जो ऊर्जा है वो उष्मा शोषी हो गई, यानी कि अभिक्रिया दोबारा शोषित हो गई। तो ये है तुम्हारे पास उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये मेरे पास पीई है, इस पीई की फुल फॉर्म क्या है? ना हो तो मैं लिखवा दूंगा। इसको बोलते हैं हिंदी में स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल एनर्जी। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक था वो क्लियर हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें, मैंने पूरा करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आर्हीनियस समीकरण क्या होती है और उस आर्हीनियस समीकरण की सहायता से आप इस एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।